नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 29 सितंबर से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, स्टार लगाइए आप लोग। ठीक है, तो हाल ही में क्रिकेट का एशिया कप 2025 किस देश ने जीत लिया है? एशिया कप चल रहा था अभी हाल ही में, तो इसको किसने जीत लिया है? भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। कितने विकेट से? तो 5 विकेट से। पाकिस्तान 5 विकेट से हार चुका है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को देखते हैं। हम लोग यहाँ पर किस किस को कौन सा अवार्ड मिला है इसके बारे में। एशिया कप के फाइनल मैच की अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइनल मैच किसके बीच में हुआ है? तो फाइनल मैच हुआ है, पहली बात कहाँ पर? दुबई में हुआ है। ये किसके बीच में हुआ है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। जीता कौन यहाँ पे? भारत ने जीता है 5 विकेट से हराकर। किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने 20 ओवर में कुल कितने रन बनाए थे? 146 रन ही बना पाए थे और भारत ने 5 विकेट से इस मैच को जीत लिया है। यहाँ पर तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा स्कोर किया इस मैच में। कितने रन बनाए उन्होंने? 63 रन बनाए हैं कुल 53 गेंदों पर। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं जीता कौन। तो भारत जीत गया है। हारा कौन? तो पाकिस्तान। T20 फॉर्मेट में हुआ था इस बार एशिया कप। किस नंबर का था ये? 17वें नंबर का एशिया कप था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मेजबान की बात करेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात, दुबई और आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। फाइनल मैच की बात करेंगे तो 28 सितंबर यानी कल 2025 को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसको खेला गया था। मैच के परिणाम की बात करेंगे तो भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से यहाँ पर हरा दिया है। तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड की बात करेंगे। फाइनल मैच में किसको मिला है? तिलक वर्मा को मिला है, जिन्होंने 69 रन टोटल बनाए थे। कितनी गेंद पर? 53 गेंदों पर। वहीं पर मैन ऑफ द सीरीज या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कह लें, किसको मिला है? तो ये फोटो में आपको दिख रहे हैं, अभिषेक शर्मा इनको दिया गया है। 314 रन इन्होंने टोटल बनाए थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे तो कुलदीप यादव रहे, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे 17 विकेट के साथ। और हाईएस्ट रन किसने बनाया अगर ये पूछे, 314 रन अभिषेक शर्मा ने ही बनाया है। गेम चेंजर वाला अवार्ड किसको मिला है? शिवम दुबे को मिला है। फाइनल मैच में उन्होंने 33 रन बनाए थे 22 गेंदों पर। अच्छा, सुपर 6 वाला अवार्ड किसको मिला है? तिलक वर्मा को मिला। फिर से 4 छक्के उन्होंने फाइनल मैच में लगाया था। इसको ध्यान रखिए, फोटो में आपको दिख रहे होंगे तिलक वर्मा। अच्छा, भारत कुल कितनी बार एशिया कप जीत चुका है? तो कुल 9 बार जीत चुका है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में अगर ये पूछे एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन है, तो मोहसिन नकवी है। कौन है? मोहसिन नकवी है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं इनका नाम क्यों बता रहा हूँ मोहसिन नकवी का, क्योंकि कल यहाँ पर एक और पिछली बार क्या हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान से मैच जीता था तो हाथ नहीं मिलाए थे ये लोग। इस बार यहाँ पर ट्रॉफी भारत ने नहीं लिया है। ट्रॉफी जो मिला था कल, जो मैं मतलब रात में जीते हैं भारतीय टीम ने जो एशिया कप, इसकी ट्रॉफी क्योंकि देना किसको था, तो ये वर्तमान में मोहसिन नकवी हेड है किसके? एशियन क्रिकेट काउंसिल के। साथ ही में ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके भी ये हेड है। तो भारतीय टीम ने इनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, कोई गया ही नहीं। जो मैच का प्रेजेंटेशन चल रहा था वहां पर ट्रॉफी लेने के लिए कोई गया ही नहीं है, तो इनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लिया गया। तो यहाँ पर बात हुई है। बाकी सारा अवार्ड जो था वो हुआ है। बाकी भारत ने ट्रॉफी रिसीव यहाँ पर नहीं किया है। अब थोड़ा सा हम लोग बीसीसीआई की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो बीसीसीआई के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं मिथुन मनहास। कौन बने हैं? मिथुन मनहास बनाएंगे। इसको ध्यान रखें आप लोग। और बाकी इसके सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। कौन है? देवजीत सैकिया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये सब बातें इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी यहीं पर आईसीसी के हेड कौन है? तो जय शाह है। कौन है? जय शाह है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के तो मोहसिन नकवी है ही। तो इसको आप लोग ध्यान रखें सारी बातें। भारतीय टीम ने एक बार फिर से बताऊं ट्रॉफी रिसीव नहीं किया है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSIR AMPRI द्वारा विकसित और निर्मित सोडार प्रणाली जो है, इस सुविधा का हाल ही में किस संगठन ने मौसम संबंधी डेटा संग्रह और अनुसंधान के लिए उद्घाटन किया है? तो भारत मौसम विज्ञान ने। ठीक है, भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उसमें मतलब इसको लॉन्च किया है। पहले तो सोडार के बारे में जानते हैं क्या ये। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बनाया किसने है? CSIR AMPRI। ठीक है, यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान ने मिलकर इसे बनाया है।
स्थापित कहाँ पर हुआ है? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी भारत मौसम विज्ञान में विभाग में इसको स्थापित किया गया है। अच्छा, इसके उपयोग की बात करेंगे तो हवा की गति और दिशा को पता लगाता है ये। वायुमंडलीय टर्बुलेंस का मतलब कोई गड़बड़ी हो गया एटमॉस्फेयर में तो उसको भी पता लगा लेगा ये। मौसम के पूर्व अनुमान जो अभी तक हमारे पास सिस्टम है उसमें थोड़ा ये बेहतर कर पाएगा। हवाई अड्डों पर अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए मौसम संबंधी डेटा को भी प्रदान करेगा ये। बाकी इससे मौसम संबंधी डेटा अधिक सटीक और समय पर मिलेगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बेहतर तैयारी मदद मिलेगी। अब देखते हैं सोडार प्रणाली जो है ये है क्या। तो यह एक ऐसी तकनीक है जो वायुमंडल के निचले हिस्से में, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसके निचले हिस्से में हवा की गति हो गई, दिशा हो गई और अन्य मौसम संबंधी कोई भी जानकारी हो जाती है, ठीक है, उनके मापदंडों को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का ये उपयोग करेगा। किसका तरंगों का उपयोग करेगा? साउंड वेव का। किसका प्रयोग करने वाला है ये? साउंड वेव का, ध्वनि तरंगों का प्रयोग करेगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नाम क्या है इसका? सोडार। इसको आपको ध्यान रखना है, IMD में इसको स्थापित किया गया है। बाकी रडार के समान है लेकिन ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2030 तक उपयोग किए गए यूरेनियम को पुनः उपयोग करने के लिए दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु प्रणाली शुरू करेगा। ये करने वाला है ऐसा आपका रूस करने वाला है। कब तक करने वाला है? 2030 तक। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। तभी हाल ही में इसकी घोषणा किसने किया है? तो रूस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने इसकी घोषणा किया है। कहां पर? तो रूस के टास्कस क्षेत्र में यह बनाया जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? अच्छा, पहले बता दूं है क्या। तो आपको पता होगा यूरेनियम से बिजली भी बनाया जाता है। यूरेनियम जो 235 वाला होता है, इससे जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका 92 होता है। इससे परमाणु बम भी बनाया जाता है और इससे बिजली भी बनाया जाता है। तो अच्छा, मान लिया बिजली बनाया तो यूरेनियम खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी तकनीक बनाया है रसिया ने कि इसमें जो यूज हो जाएगा, जो ईंधन यहाँ पर यूज हो जाएगा, उसके बाद भी यूज कर पाएगा लगभग कितने? 95% तक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बाकी इसके उद्देश्य की बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि खर्च हो चुके परमाणु ईंधन को 95% तक यह पुनः उपयोग कर सकता है। रेडियोधर्मी कचरे को नाटकीय रूप से कम करेगा ये, जो उससे पॉल्यूशन वगैरह होता है, रेडिएशन वगैरह होता है, ठीक है, उसको कम करेगी। ताजे यूरेनियम की मांग को कम करेगा, मतलब जो यूरेनियम यूज होता है उसका डिमांड भी घटेगा धीरे धीरे, अगर ये बार बार वही चीज यूज कर रहा होगा तो। अच्छा, प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है जो स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा की स्थिरता को बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करेंगे तो पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को उलियानोव्स्क में एक नए अनुसंधान केंद्र में परीक्षण प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये जो उलियानोव्स्क जो जगह है ये कहाँ पर है? रूस में है। बाकी थोड़ा यूरेनियम की बात कर लेते हैं हम लोग। यूरेनियम जो है, मेरे चैनल का नाम भी क्या है? यूरेनियम गुरुजी। क्या नाम है मेरे चैनल का? यूरेनियम गुरुजी मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। बाकी यूरेनियम की बात करेंगे तो इसे हम लोग येलो केक भी कहते हैं। यूरेनियम का जो होता है 235, इसका कई आइसोटोप होता है, ठीक है। इसका जो 235 वाला होता है एटॉमिक नंबर 92, इसी से परमाणु ईंधन के रूप में यूज किया जाता है और परमाणु बम वगैरह भी इसी से बनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके खोज की बात करेंगे तो यूरेनियम की खोज 1789 में मार्टिन हेनरिच क्लाप्रोथ ने किया था, लेकिन इसके रेडियो धर्मिता को पता लगाया था 1896 में हेनरी बेकरेल ने, ठीक है। तो इसीलिए इनके नाम को भी बोलते हैं, इन्होंने ही खोजा था, तो ऐसा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। बाकी यूरेनियम 235 की बात करेंगे, परमाणु हथियार बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो एक्टिनाइड जो सीरीज होती है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड, उसमें जो एक्टिनाइड वाली होती है उसी में आता है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी स्वयं सेवक पहल किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय द्वारा। तो यह पहल जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आदि कर्मयोगी अभियान के तहत स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो जनजातीय युवाओं को संरचित शिक्षा, परामर्श और कैरियर विकास के माध्यम से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। आदि युवा फेलोशिप की बात करेंगे तो इसके तहत
16 फेलो का चयन किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ काम करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। फेलो को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। अच्छा, वहीं पर आदि कर्मयोगी स्वयं सेवक कार्यक्रम की बात करेंगे तो यह पहल जनजातीय युवाओं को जमीनी स्तर पर सेवा प्रदान करने और परिवर्तन लाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में तैयार करती है। और यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के समर्थन से चलाया जा रहा है, इसको भी आप लोग यहाँ ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया यूएई ने। ये क्या है सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड? तो जो ड्राइवरलेस कारें भी अब आ गई हैं, आपको पता ही होगा। तो यूएई कुछ ऐसा बनाने वाला है कि ड्राइवरलेस कार होती हैं वो कैसे हम लोग की तरह है। जैसे मान लिया कोई आदमी उसमें बैठ के चला रहा है, तो गाड़ी वो चला रहा है, तो जैसे मान लिया कोई गड्ढा आ गया, कोई आगे ब्रेकर वगैरह आ गया, वो जान जाता है। तो ये चीज इसमें कैसे आ पाएगा, ये सब बेहतर हो पाएगा। गड्ढा आ गया, कब रुकना है, कहाँ मुड़ना है, मतलब ऑटो ड्राइवर ये कैसे पूरा जान पाएगा। इसके लिए यहाँ पर ये सब चीज किया जा रहा है सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड के बारे में। यहाँ पे सब लिखा हुआ कि सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड क्या है? तो यह एक उन्नत डिजिटल ढांचा है जो स्वायत्त और स्वचालित वाहनों के लिए महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित, प्रबंधित और साझा करने में मदद करेगा। ये पढ़ने से बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, मैंने जो बताया ऊपर आपको वही इसकी करने वाला है। डेटा वगैरह भी इकट्ठा करेगा साथ ही में। लॉन्च किसने किया है? तो इसे दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, इसने यूएई के डेटा स्पेस के सहयोग से लॉन्च किया है। फिलहाल तो ये अभी 15 किलोमीटर तक इसको ट्रायल किया जा रहा है। बाकी उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका लक्ष्य जो है दुबई को दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में से एक बनाना, जहां 2030 तक 25% परिवहन स्वायत्त हो जाए, मतलब ड्राइवरलेस हो जाए। कहने का मतलब सब कुछ टैक्सी वगैरह सब कुछ ऐसे हो जाए, ऑटोमेटिक चले सब। नेक्स्ट है कि हाल ही में अटल नवाचार मिशन एआईएम ने एटीएल, आरटी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम कहां पर स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट हुआ आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ का लगभग 500 जगहों पर इसको स्टार्ट किया होगा। चलिए इसको जानते हैं क्या है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया। तो पहले बात कार्यक्रम के नाम की बात करेंगे तो एटीएल अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम, ये दो कार्यक्रम है, ये अलग अलग है। ये किए हैं, एक आपका सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम है, ये स्टार्ट हो रहा है। लॉन्च कौन कर रहा है इसको? इसको ध्यान रखें आप लोग, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। किसने? नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत इसको लॉन्च किया है, ठीक है। नई दिल्ली नहीं, जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ। इसको कट कर देते हैं हमें। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा। छात्रों को उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया और रोबोटिक्स से परिचित कराना। कहने का मतलब यह है कि स्कूलों में ये अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा, मतलब जो किताबी नॉलेज होता है उससे हटके कि एआई क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज वहां पर दिया जाएगा इन सब चीजों के बारे में। बाकी यही आपको ध्यान रखना है। और यह कार्यक्रम सीमांत क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों को भी नवाचार के अवसर से जोड़ेगा। सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम की बात करेंगे, इसके तहत जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट होंगे। इसके विशेषताएं की बात करेंगे, छात्रों को विशेषज्ञों और उद्योग के पेशेवरों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। मतलब उस जिस भी फील्ड में बातें समझाएंगे, मतलब मान लीजिए जैसे कि एआई की बात समझाई जा रही है किसी बच्चे को, तो एआई में जो स्पेशलिस्ट है उसको भेजा जाएगा वहां पर, स्किल्ड है जो, ठीक है, उसे ही पेशेवरों बोलते हैं हम लोग। लक्ष्य की बात करेंगे तो भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बाकी नीति आयोग ने मतलब ये मिशन था उसका, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। नीति आयोग किसकी जगह पर लाया गया था? योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली मिलेगा और फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष जो वर्तमान में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष की बात करेंगे डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। पहले वाले कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। सीईओ की बात करेंगे तो बीबीआर सुब्रमण्यम है। पहले वाले कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की है कि हाल ही में केरल सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए शुरू की गई व्यापक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना का नाम क्या है? नोरका क्योर नाम है।
क्या नाम हो जाएगा उसका, नोरका क्योर। योजना हो जाएगा नोरका केयर। किसने स्टार्ट किया है, तो केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, पिनाराई विजयन है। ये देखिए जादू हुआ ही नहीं, फिर से करता हूँ। पिनाराई विजयन, ये ऐसे रेक्टेंगल बन जाता है ऐसे घुमाने से, ये देखिए कुछ और ही बन गया। तो इस समय इन्होंने स्टार्ट किया पिनाराई विजयन ने। इसके लक्ष्य की बात करेंगे, विदेश में रहने वाले अनिवासी केरल वासियों और वहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। कवरेज राशि की बात करेंगे तो स्वास्थ्य बीमा जो मिलेगा वो 5 लाख तक का कवरेज देगा और दुर्घटना बीमा 10 लाख तक का कवरेज देगा। उद्देश्य की बात करेंगे तो प्रवासी समुदाय जिसे केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, उसको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है, तो यह है आपका तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में है। पहली बात तो देखते हैं कि डुगोंग क्या होता है। समुद्री गाय कह सकते हैं इसको, ये आपको फोटो में दिख रहा है, इस तरीके से होता है ये, इसे हम लोग समुद्री गाय भी कह सकते हैं। और खास बात क्या है, मैमल्स होता है ये। क्या होता है, मैमल्स यानी स्तनधारी। स्तन हिंदी में बोलेंगे स्तनधारी, कहने का मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है उसे मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी है, ठीक है, जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं। यह शांत शाकाहारी जानवर है जो समुद्री घास खाकर जीवन यापन करता है। जो समुद्र में घास फूस होते हैं वही यह खाता है। यह IUCN के रेड लिस्ट में असुरक्षित यानी वल्नरेबल कैटेगरी में भी शामिल है। बाकी डुगोंग संरक्षण रिजर्व की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, पाक खाड़ी डुगोंग संरक्षण रिजर्व में, ठीक है। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में। ठीक है, तटीय जिले तंजावुर और पुदुकोट्टई के तट पर है ये। अच्छा, 448 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। थोड़ा स्टैटिक पॉइंट दे लेते हैं IUCN से, ठीक है। तो IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। ये आपका मुख्यालय हेडक्वार्टर मिलेगा ग्लेन स्विट्जरलैंड में। सदस्य देशों की बात करेंगे 170 इसमें लगभग देश शामिल हैं। और भारत में स्थिति की बात करेंगे तो भारत 1969 में इसका मेंबर बना था और नई दिल्ली में 2007 में इसका कार्यकाल स्थापित किया गया था। मुख्य कार्य और उद्देश्य की बात करेंगे तो प्राकृतिक संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक की अखंडता और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी इसका संरक्षण करना यानी कंजर्व करना। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देता है। अब IUCN ही है जो कि रेड डाटा बुक जारी करता है। यह लाल सूची लाल कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह दुनिया में सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति को दर्शाया जाता है। यह प्रजातियों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, जैसे संकटग्रस्त हो गया और विलुप्त हो गया, ठीक है। डेंजर हो गया, इंडेंजर हो गया, क्रिटिकल इंडेंजर हो गया। ये सब कैटेगरी जो है यही रेड डाटा बुक जो है यही जारी करता है कि कौन सा जानवर कहां पर ज्यादा खतरे में है। इसका उद्देश्य प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने के लिए संरक्षण कार्यों को प्रेरित करना होता है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बिग बैश लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। जैसे भारत में होता है IPL, वैसे ऑस्ट्रेलिया में कौन होता है, बिग बैश लीग क्रिकेट। क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, नाम ध्यान रखिए, बिग बैश लीग, ये आपका होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसमें अभी हाल ही में कौन शामिल हुए हैं, रविचंद्रन अश्विन। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई भारतीय जो बाहर की किसी लीग में खेलता हो, क्यों ऐसा नहीं होता है। और अभी रविचंद्रन ऐसा करने वाले पहले बन गए हैं, और ये क्यों बन गए इसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो पहली बात कौन खिलाड़ी बने वो जो कि भारत मतलब विदेशी लीग में जाके खेलेंगे, तो रविचंद्रन अश्विन है। टीम की बात करेंगे तो सिडनी थंडर टीम है इनकी। अच्छा, ये लीग कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। इतिहास की बात करेंगे तो अश्विन बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले कैप्ड भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। कैप्ड का मतलब होता है कि जिस देश के आप हो उस देश के इंटरनेशनल मैच में भी आपने खेला हो। कैप्ड का मतलब है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। अच्छा, क्या हुआ है कि अश्विन ने हाल ही में IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की थी, जिससे वह विदेशी T20 लीग में खेलने के लिए योग्य हो गए थे। मतलब जितने भी लोग IPL खेल लिए हैं अगर वो भारतीय हैं तो उनसे मतलब साइन करवा लिया जाता है कि आप और कोई लीग नहीं खेल सकते हैं, बाउंडेशन रहता हो। जब तक आप IPL से जुड़े हो तब तक आप किसी और लीग से नहीं जुड़ सकते हैं, वो चाहे खेलने वाले हो चाहे और कोई हो। आपको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब मान लिया कोच वगैरह हैं या फिर खिलाड़ी हैं तो रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। जैसे अभी हाल ही में T20 से किसने लिया है, रविचंद्रन अश्विन ने।
तो अब इनका यहाँ पे बॉन्ड जो है खत्म हो गया है। अब ये जाके कहाँ पे खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का लीग है वहां पर। अच्छा, नियम बदलाव की बात करेंगे तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई जो है, इनके नियमों के अनुसार सक्रिय भारतीय पुरुष खिलाड़ी जो इस समय वर्तमान में खेल रहे होंगे, विदेशी लीग में नहीं खेल सकते हैं। अश्विन के संन्यास से यह बाधा हट गई थी। अच्छा, महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाएं खेल रही थी। महिला खिलाड़ियों की बात करेंगे तो महिला बिग बैश लीग जो है कहाँ का ही है, तो ऑस्ट्रेलिया का ही है। और इसमें हरमनप्रीत कौर जो कि वर्तमान में भारतीय इंडियन टीम की कैप्टन है, ये सहित कई भारतीय महिला खिलाड़ी पहले ही खेल चुकी हैं कहां पर, महिला बिग बैश लीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में बनाने की मंजूरी मिली है जो चीन सीमा के ये लिखने की जरूरत थी, कहां पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको फोटो में दिख रहा है। अच्छा, स्थान की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है ये, चीन की सीमा के करीब। अच्छा, नदी, अच्छा जिला कौन सा है, सुबनसिरी जिला है। और नदी भी कौन सा है, सुबनसिरी नदी है, इसको भी ध्यान रखें। कैपेसिटी 2200 मेगावाट। पैसा खर्चा कितना आ रहा है, 25,000 करोड़। मंजूरी की बात करेंगे तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दिया है। और बना कौन रहा है, तो ओजू सुबनसिरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इसको बनाएगा। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 25 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, अवार्ड मिला है ये वाला, इसका छापेंगे आप लोग जवाब कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा ये भी छाप दीजिए कमेंट में, क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।